डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग NACA 2025 का मैथ्स का जो पोर्शन है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर उन बच्चों को देना चाहिए जो वाकई में इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे कुछ बच्चों का बचपन से ड्रीम होता है कि उन्हें ओलंपियाड क्रैक करने हैं या फिर उन्हें इंडिया के लिए गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल लेके आने हैं। तो ये जो NSE एग्जाम्स होते हैं, जैसे आज हम लोग जो NSE-A का पेपर ले रहे हैं, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चे को 5 स्टेजेस में पेपर देना होता है। स्टेज 1 का पेपर अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, और अगर बच्चा पांचों स्टेज क्लियर कर लेता है तो वो इंडिया के लिए मेडल के लिए मतलब मेडल लेके आ जाता है, अगर पांचों क्लियर कर लेता है तो। और इंडिया से 6 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं स्टेज 5 के लिए। और स्टेज 5 अगर बच्चा जीत जाता है ना, अगर वो अच्छे से उसको अटेम्प्ट करता है, अच्छे से उसको क्लियर करता है, तो बच्चे को सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो देश के लिए मेडल लाना इस उम्र में बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो पेपर की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी। चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट विल स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखें। पहले क्वेश्चन में है 2 हंटर्स अप्रोच अ प्रे। यहाँ पर प्रे का मीन्स बच्चों को बताता हूँ, इट इज़ बेसिकली जो शिकार करने जाते हैं तो उससे रिलेटेड है। फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, वन हंटर हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 फॉर हिटिंग द प्रे एंड द अदर हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/3 फॉर हिटिंग द प्रे। देखो, साइड बाय साइड अपन इसको डिजाइन करते हैं कि मान लिया आई एम हैविंग 2 हंटर्स, एक हंटर ए है, एक हंटर बी है। हंटर ए के टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और हंटर बी के टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/3। अब इसमें अपने को क्या बोला है कि दोनों को 3-3 शॉट मिलते हैं, राइट। और दोनों इस तरीके से, मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका प्रे है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपका शिकार है। अब इस प्रे को दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, एक अगर इस डायरेक्शन से एम कर रहा है तो दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से एम कर रहा है। 3-3 शॉट दोनों को दिए जाते हैं और तीनों एक के बाद एक शॉट जो है वो लगाते हैं। अपने से फाइनली पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रे इन द क्वेश्चन इज हिट। मतलब तीनों ने 3-3 शॉट लगाए और 3-3 शॉट लगाने के बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो जो टारगेट है वो आपका हिट हो जाए। टारगेट के हिट होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है। तो अब इसको अगर अपन सोचें थोड़े से केसेस बना बना के, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जाएगा। क्यों लेंदी क्वेश्चन जाएगा, चलो बना के देखते हैं। हो सकता है कि ए ने टारगेट को हिट कर दिया और बी ने नहीं किया पहले शॉट में, ये फर्स्ट शॉट की बात कर रहा हूँ। तो अपना जो टारगेट है वो यहीं अचीव हो गया। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले शॉट में ए ने हिट नहीं किया, बी ने हिट कर लिया। हो सकता है पहले में ए ने नहीं किया, बी ने भी नहीं किया, फिर दूसरे शॉट में ए के वो हिट हुआ है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम इतने केसेस सॉल्व करने लगे प्रोबेबिलिटी के लिए, तो जब भी ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन में, तो अपन क्या करने वाले होते हैं, अपन फिर कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन के लिए दूसरे रास्ते की मैं बात करूँ, सिंपल रास्ते की, तो आई नो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर आपने हैपनिंग और नॉन हैपनिंग प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी है तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को उल्टा सोचेंगे। उल्टा क्या सोचेंगे कि मान लो ए ने जो 3 शॉट लगाए उससे शॉट नहीं लगा, बी ने जो 3 शॉट लगाए उससे भी शॉट नहीं लगा, मतलब कुल मिला के हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे होगी हमारी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग। तो हम बेसिकली क्या निकालने वाले हैं, हम बेसिकली निकालने वाले हैं कि टारगेट को हिट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये तो बड़ी आसान हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, ए के हिट होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, ए के हिट करने की, तो इसके ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। अच्छा, बी के टारगेट हिटिंग की प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो ना हिटिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। अब आपको कंडीशन क्या निकाल के लानी है, कंडीशन निकाल के लानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग ऑफ टारगेट क्या होगा कि मान लिया पहले वाले ने शॉट लगाया और उससे नहीं लगा, और दूसरे वाले ने भी शॉट लगा उससे नहीं लगा, मतलब ये भी होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ ये भी होना ज़रूरी है। ये 1 शॉट में टारगेट को ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई बच्चों। अगर 1 शॉट समझ में आ गया, तो अब ऐसे 3 शॉट हैं, तो हमारी कंडीशन क्या है कि पहले में भी ना लगे,
है ना। दूसरे में भी ना लगे, मतलब वापस से 2/3, मतलब पहले वाले ने नहीं लगाया शॉट और दूसरे वाले ने नहीं लगाया। और फिर क्या होना चाहिए, तीसरे वाले शॉट में भी नहीं लगनी चाहिए, मतलब 2/3 ये भी होना चाहिए और 1/3 ये भी होना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं बोल दूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट इज वॉट 2/3 इंटू 1/3 होल पावर 3, क्योंकि ये 3 टाइम रिपीट होगा ये वाला केस, पहला शॉट, दूसरा शॉट, तीसरा शॉट। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 2/9 का होल क्यूब, और 2/9 का होल क्यूब को क्या लिखेंगे अपन, 8/729। ये तो क्या हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग। अब पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग निकालना है तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से नॉट हिटिंग निकाल दो। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1, उसमें से निकाल दे नॉन हिटिंग, तो वो हो जाएगा, अभी निकाला अपन ने, तो ये हो गया 8/729। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 721/729। तो अगर इसको ऑप्शन वाइज देखा जाए तो ये कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो अब इसमें कौन से बच्चे उलझे होंगे, वो बच्चे उलझे होंगे जिन्होंने इसको केसेस बना बना के सॉल्व किया होगा। अगर वो सिर्फ इतना सोच लेते हैं कि हिटिंग पूछा है तो नॉन हिटिंग तो बड़ी आसान है, तो नॉन हिटिंग निकालते हैं, हिटिंग अपने आप निकल के आ जाएगी 1 में से माइनस करके। सो आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये तो बिल्कुल बेसिक एलजेब्रा का क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब अगर इसमें कोई बच्चा 9th और 10th का भी है, मतलब ये वाला पेपर तो हालांकि सारी क्लास के बच्चे देते हैं, 8 से लेकर 12 तक के सारे एलिजिबल होते हैं, बट फिर भी जो बच्चा 9th-10th की बेसिक नॉलेज रखता है उससे तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो गया होगा। क्वेश्चन ने बोला है कि a+1/a की वैल्यू 1/3 है, a+1/a, सॉरी 1/3 नहीं, √3 है। तो आपको पावर चाहिए a⁻6 + 1/a⁻6। अब यहाँ पर ये चीज़ ढंग से समझें कि हमें पावर 1 दे रखा है और हमें पावर 6 तक जाना है। 1 से 6 तक जाने के लिए दो तरीके हैं, क्या कि या तो 1 से 2 पे जंप कर लें, मतलब 1 का स्क्वायर कर दें और फिर उससे पावर 3 कर दें, मतलब उसका क्यूब कर दें, तो 6 पे पहुंच जाएंगे। या फिर दूसरा ऐसा भी कर सकते थे कि 1 से क्यूब कर लें पहले पावर 1 का, तो पावर 3 मिल जाएगी, और उसका स्क्वायर कर लें तो पावर 6 मिल जाएगी। दोनों में से जो भी रास्ता अगर आपने लिया होगा आपका आंसर आ गया होगा, और ये तो मैं मान के चल रहा हूँ करके आए बच्चे। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 मार्क करें अपन, और इसका दोनों तरफ मैं बच्चों में क्यूब कर रहा हूँ, अगर मैं क्यूब कर रहा हूँ दोनों तरफ तो a+1/a का होल क्यूब इधर हो जाएगा, और इधर कितना बन जाएगा हमारा √3 का क्यूब। अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, कौन सी आइडेंटिटी, कि a+b का होल क्यूब अगर कहीं दिखता है तो वो होता है a³ + b³ + 3 टाइम्स ऑफ ab इंटू a+b। अगर इस आइडेंटिटी को आपको लगाना आता है तो हम सीधे सीधे इसी क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे कि a³ मतलब पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब मतलब b³ + 3 टाइम्स ऑफ पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर एंड a+b। ये तो इस पे इंप्लीमेंट हो गया। अच्छा, √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप √3 इंटू √3 इंटू √3 करेंगे तो 2 √3 मिलके तो एक 3 बना देंगे पूरा का पूरा पावर 1, और उसके आगे लग जाएगा √3, तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ √3। अब a और 1/a तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कैंसिल कर देंगे। क्वेश्चन क्या बच गया अपना, a³ + 1/a³ की वैल्यू जो है, या +3 टाइम्स ऑफ a+1/a की भी वैल्यू है बच्चों अपने पास इक्वेशन नंबर 1 में, तो उसको तो डायरेक्टली √3 ड्रॉप कर दो, इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ √3। मजे की बात यह है कि ये तो कंपोनेंट ही कैंसिल हो गया, मतलब RHS में 0 बच गया। तो क्वेश्चन की इक्वेशन कितनी आसान बन गई, क्वेश्चन की इक्वेशन अब अपने पास बन गई कि वी हैव a³ + 1/a³, a³ + 1/a³ इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था अगर आपने पावर 3 ले लिया तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो अब ये जो इक्वेशन है इसका दोनों तरफ अपन क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। अब मैं इसको साइड में लिख रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, चलो देखते हैं। ये तो बन जाएगा a³ + 1/a³ का स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा मेरे पास, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो 0 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² मतलब पहले नंबर का स्क्वायर प्लस b² मतलब दूसरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर, तो ये दूसरे नंबर का स्क्वायर हो गया, +2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, और ये तो वैसे भी रेसिप्रोकल दिख रहे हैं तो आपको नजर आ जाना चाहिए कि ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही देने वाला है। अब इससे क्या बन गया देखो, RHS में a⁻6 + 1/a⁻6 + 2 इज इक्वल टू 0, और इस 2 को भी RHS में शिफ्ट कर दें तो वी गॉट आवर आंसर दैट a⁻6 + 1/a⁻6 इज इक्वल्स टू -2।
2। तो अगर इसको ऑप्शन से मैच किया जाए कि पावर 6 जो है ये कौन सा ऑप्शन दे रही है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये तो मेरे हिसाब से सबसे होना चाहिए था। बस पावर 1 से 6 तक का मूवमेंट आपको ट्रेस करना था। मूविंग अहेड, अगर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है। तो हमें दे रखा है sin x प्लस cos x की वैल्यू √2। वी आर हैविंग sin x प्लस cos x इज इक्वल टू √2 और हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin रेज टू द पावर 4x प्लस cos रेज टू द पावर 4x। तो अब अगर इसको बहुत सिंपल तरीके से करना है बच्चों, तो हम एक काम करते हैं। देखो, करने वाले बच्चे बहुत तरीके से दिमाग लगा सकते हैं इसको। जैसे इसका पावर 1 था, तो अब तुम सोचोगे पावर 1 से पावर 2 पे स्क्वायर कर दें, फिर उसका एक बार और स्क्वायर कर दें। लेकिन इसमें उलझने वाली बात है, क्यों? क्योंकि इसमें एक टर्म आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। तो वहां तो ऊपर वाले क्वेश्चन में तो क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था। यहाँ पर ऐसा कुछ कैंसिलेशन नहीं है। फिर क्या सोचें, तो चलो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। एक काम करें, ये √2 को मैं यहाँ पर LHS में लेके डिवाइड कर देता हूँ। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 1/√2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस 1/√2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स। जिस बच्चे ने ये पहली स्टेप अच्छे से कर ली, उसका तो ये क्वेश्चन यहीं पर होने वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनना चाहिए। देखो, दिमाग लगाओ, क्या बन रहा है ये बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वी नो दैट कि अगर कहीं पर साइन ए कॉस बी दिख रहा है प्लस कॉस ए साइन बी दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है किसका? ये फॉर्मूला हो जाता है साइन ऑफ ए प्लस बी का। हम कैसे भी करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर साइन ए तो दिख रहा है, मतलब ये एक्स में ए तो नजर आ रहा है, ये बी का है। तो हमें पता है 1/√2 कितना होता है, साइन 45 एज वेल एज कॉस 45। तो जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां लिखेंगे अपन इसको। तो अगली स्टेप में मैं इसको क्या लिख रहा हूं, मैं रीराइट कर रहा हूं इसको कि साइन एक्स कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स साइन π/4, ऐसा तो लिख ही सकते हैं इसको। और ऐसा लिखने से ही ये बन गया हमारा फॉर्मूला किसका, साइन ए प्लस बी का। तो ये बन गया x प्लस π/4। अब मुझे बताएं कि RHS में 1 दिख रहा है, तो 1 को भी तो साइन π/2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और अगर हम सीधा सीधा इसको कंपेयर कर लें कि साइन एक्स जो है वो साइन y के इक्वल है, और सिंस ये एक सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो मैं इसको 2nπ प्लस π/4 पे लेके ही नहीं जा रहा हूँ बच्चों। समझना, जनरल सॉल्यूशन हम वहां निकालते हैं जहां पर मल्टीपल करेक्ट है। अब जब ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर तो एक ही चीज से मेरे को आंसर मिल रहा है, तो मैं एक ही चीज सॉल्व कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको मैं लिख दूंगा, अगर मैं दोनों तरफ एंगल सीधे सीधे कंपेयर कर लेता हूँ साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई से, तो x प्लस π/4 की वैल्यू जो है वो π/2 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, π/4, दैट इज 45 डिग्रीज। अब अगर x अगर π/4 हो गया 45 डिग्री, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन 45 रेज टू द पावर 4 प्लस कॉस रेज टू द पावर कॉस 45 रेज टू द पावर 4। और साइन 45 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 की पावर 4। तो 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2, और उसका भी स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा 1/4। तो ये बन गया 1/4 प्लस 1/4। सो ओवरऑल द आंसर इज 1/2। सिंस दिस इज अ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको सीधा सीधा ओपन कर दिया। अदरवाइज टेक्निकली देखें तो साइन अल्फा या साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा आया, तो एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, वही जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में, तो वैसे करते हैं अपन उस क्वेश्चन को। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अपने को क्या बोला है कि ए बी सी आर इन ए पी। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए प्लस सी जो होगा वो 2b के इक्वल होगा, और उसके बाद बोल रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी। अच्छा, अगर ये जीपी में होंगे तो बीच वाले नंबर का जो स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर के इक्वल होना जरूरी है। तो यहाँ से मेरे को रिलेशन क्या मिलेगा, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ईदर प्लस ए सी और माइनस ए सी। अब बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना सिंगल करेक्ट है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आने के चांसेस है ही नहीं। ठीक है, तो हम उसको उसी तरीके से अप्रोच करते हैं। केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 ने क्या बोला कि अगर बी स्क्वायर की वैल्यू प्लस ए सी हुई, तो उस केस में हमें फाइंड करना है कॉमन रेशो। अब देखो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी तो आ गया, तो क्या इसको ऐसा करें कि मैंने दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4b स्क्वायर हो गया और ये 4ac हो गया। और थोड़ा सा मैंने इसमें दिमाग लगाया कि इसको लिख दिया 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ac। अगर ये लिख दिया तो फिर अब तो 2b की वैल्यू है अपने पास। 2b की वैल्यू कितनी दे रखी है, a प्लस सी, तो यहाँ पर a प्लस सी रख देते हैं। तो बेसिकली ये बन जाएगा a प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ac। अच्छा चलो, अगर अपन सिंगल करेक्ट नहीं लेते, मल्टीपल करेक्ट लेते, तो फिर उस केस में दूसरा केस क्या बनता, बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए सी हो जाती।
अगर बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए सी हो जाती है, इसका मतलब 4b स्क्वायर जो होता है वो माइनस का 4ac हो जाता। मैं इसलिए साइड में करा रहा हूँ ताकि आप को रिलेट कर पाए। इसको अगेन लिख देते 2b का स्क्वायर और ये हो जाता अपना माइनस का 4ac, तो यहाँ से भी बन जाता a प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ac। अब क्या बेनिफिट हुआ, वापस पहले वाले केस पे आते हैं। इसको ओपन किया तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से आएगा प्लस 2ac, यहाँ से है 4ac, तो प्लस 2ac और 4ac में जो झगड़ा होगा उससे हमको रिजल्टेंट क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 0। और अगर ये 0 हो गया तो ये तो आइडेंटिटी बन गई जो कि है a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बच्चों क्या निकल के आया, a और c इक्वल है। अच्छा, अगर a इज इक्वल टू सी है तो फिर हम यहाँ ओरिजिनल इक्वेशन में रखें इसको, तो अगर a और c इक्वल है तो जब आप उसको रखोगे तो b भी इक्वल आ जाएगा, और अगर a b c इक्वल होते हैं तो फिर कॉमन रेशियो कितना निकल के आता है, 1। तो यहाँ तो आपको सीधा सीधा ऑप्शन ही मिल गया 1। अब सिंस दिस इज नॉट अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन तो आगे करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे प्रोसेस करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पे ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, और ये माइनस 4ac भी इधर आ जाएगा, तो प्लस का 6ac इक्वल टू 0। अब दिस वुड बी अ क्वाड्रेटिक जिसमें अपन a बाई सी में क्वाड्रेटिक बना देंगे, उसको सॉल्व करेंगे, वहां से हमारे पास 2 इरेशनल वैल्यूज आएंगी और वही हमारा कॉमन रेशियो होगा। तो सिंगल करेक्ट था, आंसर इज 1। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है देयर इज अ इनफाइनाइट सीरीज और उसको बोला है समेशन निकाल के बताओ। तो चलो, बहुत आसान, इस तरह क्वेश्चन अपन ने देखे भी थे। ये है सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास जो सीक्वेंस लिखी हुई है, क्या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि n इंटू एन प्लस 3 तो है ही सही डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर है उसी की हेल्प से न्यूमरेटर बनाते हैं। तो मैंने एक काम किया, इसमें n प्लस 3 में से n को घटा दिया। मतलब हमें इसी तरह से IQ लेना पड़ेगा कि नीचे जो डिफरेंस है वही ऊपर क्रिएट करते हैं, उसी से ऊपर हम एक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। जिससे बेनिफिट क्या हुआ कि ये n से n कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास न्यूमरेटर में +3 बचा, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए बाहर मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया 1/3 से। तो इन ऑल अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में 1/3 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया। क्या बेनिफिट हुआ बच्चों इसका? अच्छा, अब इसको कट करके ये मत कर देना कि 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, मतलब फिर तो निकलेगा ही नहीं कुछ भी। तो अब इसको सेपरेट आउट किया, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये तो बन गया 1/3 टाइम्स ऑफ, अब ये सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी है, इसको अपन अभी ओपन करते हैं, बट n+3 के अपॉन में पहला डिनोमिनेटर लिखते हैं तो n इंटू n+3, और ऐसे ही माइनस n के टर्म्स में भी लिखते हैं n इंटू n+3। उससे हमारे पास रिजल्टेंट क्या बने बच्चों, उससे हमारे पास बच गया 1/3 टाइम्स ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ पर बन गया 1/n, यहाँ पर बन गया माइनस में n+3। ये दोनों डिफरेंस टर्म क्रिएट हो गई अपने पास, और हम यही अप्रोच लगाते हैं कि डिफरेंस वाली टर्म्स क्रिएट हो जाए तो फिर तो क्या होगा, चीज़ें कैंसिल आउट होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे होगी, चलो अब एक काम करते हैं, इस सीरीज को ओपन करने का टाइम आ गया। n इक्वल टू 1 रखो तो n इक्वल टू 1 पे ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। n इक्वल टू 2 रखो तो 2 रखने पे 2 रख दें तो 2 रखने पे हो जाएगा 1/2 माइनस 1/5। n इक्वल टू 3 रखो, 3 रखेंगे तो 1/3 माइनस 1/6। सर कहाँ तक रखेंगे, जहाँ से कैंसिलेशन दिखना स्टार्ट नहीं हो वहाँ तक रखेंगे। 4 रखेंगे तो 1/4 माइनस 1/7, बच्चों देखो स्टार्ट हो गया। 5 रखेंगे तो 1/5 माइनस 1/8। 6 रखेंगे तो 1/6 माइनस 1/9। अच्छा, मैं इतना इसको आगे एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको विजुअलाइज करना ज़रूरी है कि ये 1/4 इस 1/4 से कैंसिल हो गया, ये 1/5 यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये 1/6 यहाँ पर कैंसिल हो गया। मतलब क्या बचा, मतलब ये हुआ कि शुरुआत की जो 3 ब्रैकेट थे पहले, उसकी 3 टर्म हमारे पास बची, और ऐसे ही जो लास्ट 3 ब्रैकेट होंगे उनकी लास्ट 3 बचेगी, क्योंकि ये जो टर्म्स बीच में बच रही है तो आगे आने वाले को कैंसिल करेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, आप इसको पेन पेपर पे करके देखना, हमारे पास पहले 3 ब्रैकेट की तो पहली 3 टर्म्स बचेंगी, और लास्ट की जो नेगेटिव टर्म्स है हमारे पास, सेकंड कंपोनेंट जो है हर एक ब्रैकेट का, उसकी लास्ट 3 टर्म्स बचेगी। तो ये कहाँ तक चल रहा है, n+3 तक। तो लास्ट 3 क्या होगी, 1/n+1, सेकेंड लास्ट क्या होगी n+2, और थर्ड लास्ट या लास्ट वाली क्या होगी n+3। केवल इतना सा क्वेश्चन बच गया, और यहां पर हमारे पास लिमिट क्या है, n जा रहा है इन्फिनिटी तक। अब खुद सोचें, अगर n जाता है इन्फिनिटी तक तो फिर उसका रेसिप्रोकल का कोई भी टर्म है तो वो तो 0 की तरफ अप्रोच करता है। इसका मतलब ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई। तो हम
किसके साथ बच गए? अब ये आगे जो 1/3 लिखा हुआ था इसको लिखा हुआ रहना दिया, तो हमारे पास बच गया 1/3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अच्छा, इसको 5/6 से ही हो गया 11/6, और इसको और सॉल्व कर दें तो 11/18। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी इस तरह की सिग्मा सीरीज आती है इन्फिनिटी तक, तब हम उसको इस तरीके से ही अप्रोच आउट करेंगे। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट में अपने को बोला है कि देर इज अ फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स जो है वो मैक्सिमम है एक्स स्क्वायर और 1 में। तो हमें तो दोनों का ग्राफ आता है, तो चलो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। ये रहा अपना एक्स स्क्वायर का ग्राफ, हम एक टेंटेटिव ग्राफ बना रहे हैं, और x इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ बनाते हैं, तो ये हो गया अपना x इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ इस तरीके से। अच्छा, ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे ये भी समझ में आना चाहिए कि ये -1 पे कट करेगा और ये वाला +1 पे कट करेगा। सॉल्व कर सकते हैं अपन आसानी से, दिखना भी चाहिए। अब हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि fx जो है ना वो इन दोनों का मैक्सिमम होगा, मतलब जो भी इनपुट डालने पे मैक्सिमम हो रहा है तो उसी को कंसीडर किया जाएगा एज अ फंक्शन। तो अगर मैं इन दोनों में मैक्सिमम देखूं तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी जर्नी। अच्छा, अब ये वाले पोर्शन में, बीच वाले पोर्शन में ये 1 वाली लाइन ज़्यादा बड़ी है नीचे वाले ग्राफ से, और फिर अगर अपन आगे चलते हैं तो ये वापस से एक्स स्क्वायर ही मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमें जो फंक्शन एफ एक्स बोला है, एफ एक्स का ग्राफ तो ये बन गया बच्चों। अब इसने क्या क्या ऑप्शन बोले? इसने बोला है कि एफ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जब हमने थ्योरी पढ़ी थी डिफरेंशिएबिलिटी की, वहां पर हम देखते हैं कि जब भी कर्व में शार्प एज आते हैं, मतलब सडन चेंजेस, जैसे अगर इस कर्व को अपन देखें तो ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा था स्मूथ, एकदम से डायरेक्शन चेंज हुई, फिर एकदम से डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये जो 2 पॉइंट होंगे यहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल तो गलत हो गया। दूसरा क्या बोला? एफ इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। यस, इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ग्राफ कहीं भी कट हुआ नहीं है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट +-1। यस, +-1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तीसरा क्या बोला? एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट +-1। कॉन्टिन्यूस तो है, कॉन्टिन्यूटी में तो कहीं कुछ फर्क पड़ा नहीं। एफ इज नीदर कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, ये तो गलत ही हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसने बोला कि लेट T1 डिनोट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड लेंथ A। तो ये हमने एक ट्राइंगल T1 बना दिया जिसकी हर साइड जो है वो A यूनिट की है। तो ये A और A साइड का T1 बन गया अपना, दिस इज T1। ठीक है, अब इसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके T2 बनाया गया। तो चलो इसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल T2 बनाया, और इस T2 की जो साइड्स नज़र आ रही है अपने को वो कितनी आ रही है? A/2, A/2 और A/2। ये दिस इज वाइट वाला T2। फिर T3 भी बनाया गया उसी के मिड पॉइंट्स को लेके, तो ये एक के बाद एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते जा रहे हैं, तो ये T3 भी बना दिया, और ऐसे करते करते अब आगे बढ़ते गए। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमने इसको फॉर द सम नेचुरल नंबर n लेट Pn डिनोट्स द पेरीमीटर ऑफ Tn, है ना, जितने भी ट्राइंगल बने हैं उन सबका जो समेशन है वो Pn है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि Pn जो होगा वो बेसिकली T1 का पेरीमीटर प्लस T2 का पेरीमीटर अप टू Tn का पेरीमीटर है। और क्वेश्चन ने बोला है कि आपको ये Pn निकालना है, कहाँ से कहाँ तक निकालना है? n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब ये जो चलना चाहिए ना लास्ट वाला, ये इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, चलिए वैल्यूज निकालते हैं। पहला वाला ट्राइंगल जो है उसका पेरीमीटर अगर अपन देखें इस वाले का, तो साइड कितनी है? A, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3A। दूसरे वाले में साइड कितनी है? A/2, 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 तो 3 बार हो गया A/2, तो 3A/2। तीसरे वाला देखा तो A/4, 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 तो 3 टाइम्स ऑफ A/4। ऐसे करते करते ये मुझे जोड़ना है कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब अगर इसको ढंग से देखें तो बच्चों ये तो एक जीपी जनरेट हो गई। इस इनफाइनाइट जीपी में फर्स्ट टर्म तो हो गया कितना? 3A, और आपका जो कॉमन रेशो है वो कितना हो गया? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सो इट इज इक्वल टू 1/2। और जैसे ही मैंने ये जीपी का कॉन्सेप्ट लगाया, वी नो दैट इन्फिनिटी टर्म का अगर सम आता है जीपी में तो वो होता है A/1 - R। तो A कितना हो गया? 3A/1 - 1/2। 1 - 1/2 इज 1/2, 1/2 रेसिप्रोकेट ऊपर आएगा, तो आंसर वुड बी 6 टाइम्स ऑफ A। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो आसान सा क्वेश्चन था, केवल बस जीपी का सम अपने को लगाना था इन्फिनिटी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे से है। यहाँ पर ये 9th-10th वाले बच्चों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना पड़ेगा। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर होता है तो बेसिकली डिफाइन नहीं होता है, तो 11th में उसको हम आयोटा बोलते हैं।
तो वहीं से इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला है कि रूट आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा मतलब क्यूब रूट ऑफ आयोटा, इसकी जो वैल्यू है ये है x प्लस आयोटा वाई के इक्वल। तो x और y की वैल्यू निकाल के बता दो। अच्छा, अगर मैं रूट आयोटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करूं तो क्या बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ये जो आयोटा था रूट में, मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूं, ये तो हमें निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो रूट आयोटा लिखा हुआ उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया अंडर रूट के अंदर ही, कोई परेशानी नहीं। केवल बस अब मैं किसको लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ रूट आयोटा को, इसी को सॉल्व कर रहा हूँ सबसे पहले, इसी को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। अच्छा चलो, अब मैंने ये 2 आयोटा तो लिख ही दिया था इसमें, मैं एक काम करता हूँ इसमें +1 भी जोड़ देता हूँ और -1 भी जोड़ देता हूँ इसके आगे, तो भी कोई परेशानी नहीं आएगी। +2 आयोटा तो है ही सही पीछे। क्या किया मैंने, एक तो 2 आयोटा हो गया, ये थोड़ा सा मैसअप हो गया, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हम क्या कर रहे थे, हमने ये जो 2 आयोटा था, इस 2 आयोटा के साथ एक तो +1 कर दिया और एक -1 कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 तो ऐसा का ऐसा ही है। उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, चलो देखते हैं। ये 2 आयोटा अपनी जगह है, +1 अपनी जगह, ये -1 को मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर, अभी समझाया था मैंने यहाँ पर साइड में, डिवाइडेड बाय 2। अब जिन बच्चों को थोड़ी सी मेरी बात समझ में आई होगी ना, वो ये समझ गए होंगे कि अब हमने ऊपर इसको बना दिया 1 + आयोटा का स्क्वायर और नीचे आ गया डिवाइडेड बाय 2, जिसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं अपन, न्यूमरेटर में 1 + आयोटा, डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 2। तो जो रूट आयोटा लिखा हुआ था ना, उसको स्क्वायर रूट के बाहर निकाल के अपन ने ये निकाल दिया, ये वैल्यू निकाल दी। अच्छा, यहाँ पर कैलकुलेटर इस बार अलाउड था, तो 1/√2 जब आपने कहीं क्वेश्चन में आया होगा, उसको सॉल्व किया होगा, तो आया होगा 0.707। ये वैल्यू अपने को आगे काम आने वाली, इसलिए इसको मैंने साइड में लिख दिया। अब आ जाते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ आयोटा स्क्वायर, तो क्यूब रूट ऑफ बेसिकली -1 है, तो उसको मैं -1 ले सकता हूँ। सिंस दिस इज अ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट होता तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी अपने को कंसीडर करनी होती, बट सिंगल करेक्ट है, तो मैं इसको सीधा सीधा क्यूब रूट ऑफ -1 को -1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, अब क्वेश्चन में वैल्यू रख देते हैं अपन, रूट आयोटा की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई √2, और क्यूब रूट ऑफ आयोटा स्क्वायर उसकी जगह लिख रहा हूँ -1, और ये सब इक्वल दे रखा है x + आयोटा y के। अब हमें ये तो पता है, जब हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो रियल पार्ट से कंपेयर होगा, इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर होगा। तो इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिखते हैं, तो 1/√2 इज अ रियल पार्ट, -1 इज अ रियल पार्ट, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 1/√2 इज एन इमेजिनरी पार्ट, और ये सब किसके इक्वल होना चाहिए, x + आयोटा y के इक्वल। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये क्वेश्चन तो हमारे पास वैल्यू वाइज ही आ गया कि अगर 1/√2 देखें तो वो हो जाएगा 0.707, उसमें से घटा देते हैं 1, और इधर आयोटा के साथ 1/√2 दैट इज 0.707। ये सब किसके इक्वल है, x + आयोटा y के इक्वल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा माइनस का 0.293, आंसर नजर आ जाना चाहिए, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 0.707, एंड इट इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज इक्वल्स टू x + आयोटा y। जस्ट अ मिनट, ओके, इट इज इक्वल्स टू x + आयोटा y। तो यहां से कंपेयर कर लें तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0.293 इन नेगेटिव, और y की वैल्यू कितनी हो गई प्लस में 0.707। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, बस इसमें हमको एक बेसिक मैनिपुलेशन देखना था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये फिजिक्स और मैथ्स दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टी पैराबोला की लग रही है और कुछ सर्कल की लग रही है। तो चलो देखते हैं। इसने बोला देयर इज एन स्टैंडर्ड पैराबोला विच इज x² इज इक्वल्स टू 36y। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला बनाते हैं। दिस इज x² इज इक्वल्स टू 36y। अच्छा, इस डेटा से हमारे पास क्या आ गया कि x² इज इक्वल्स टू 36y है, तो इसका मतलब x² इज इक्वल्स टू 4ay। अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और a जो होता है वो बेसिकली फोकस होता है, तो यहाँ पर फोकस होता है 0, तो a हमारे पास आ गया 9, तो ये हो गया 0,9। तो इसको देख के हमने निकाल लिया, फोकस तो है हमारे पास 9। अब इस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि देयर इज एन स्टैंडर्ड पैराबोला इज अप्रोक्सीमेटेड एज एन आर्क ऑफ अ सर्कल फॉर सम स्मॉलर वैल्यू ऑफ x। क्या बोला कि एक बहुत बड़ा सा सर्कल है, उस बड़े से सर्कल का एक छोटा सा पार्ट हमने कंसीडर किया है। तो जब आप एक बड़े से सर्कल का छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे तो वो एक पैराबोला की तरह ही होगा, और हमें बोला है कि उस बड़े से सर्कल की रेडियस क्या होगी।
अच्छा, अगर हमें बड़े सर्कल की रेडियस निकालनी है और हमारे पास फोकस है, तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आपको याद होगा क्या, कि जब भी आप किसी लाइन को यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर पे, इसको मैं ऐसा बोल दूं कि इस मिरर पे रिफ्लेक्ट करवाते हो, तो ये रिफ्लेक्ट होके जाती है कहाँ से, फोकस से। और फोकस अगर मैं देखूं यहाँ पर इस डायग्राम के हिसाब से तो a,0, या इसको मैं f ही मान लेता हूँ फोकस को, ठीक है। तो अगर फोकस f है तो वहां पर यह भी बताया जाता है कि फोकस का जो डबल होता है वही रेडियस के इक्वल होता है। रेडियस इज 2 टाइम्स ऑफ फोकस। तो अगर आप फोकस निकाल चुके हैं उस क्वेश्चन में, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ 9, दैट इज इक्वल्स टू 18। तो जिस बच्चे को ये रिलेशन पता है फोकस और रेडियस में, फोकस किसका, पैराबोला का, रेडियस किसकी, उस सर्कल की जिसका एक छोटा सा पोर्शन अपन ने पैराबोला लिया है, बस जिस बच्चे को ये वाला कॉन्सेप्ट पता था उससे क्वेश्चन विद इन अ मिनट हो गया होगा। अगले पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं इसको एनसीईआरटी बुक से देखूं तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको स्टार्ट करने से पहले ही ये देख लेना चाहिए था कि डिनोमिनेटर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अगर इसकी लिमिट्स पे ध्यान दिया जाए तो 0 और π/2। तो अगर 0 और π/2 को जोड़ देता हूं मैं तो 0 प्लस π/2 इज π/2। तो ये प्रॉपर्टी तो दिख रही है, अब समझ में आनी चाहिए क्या, कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास a से लेके b तक f(x) dx कोई फंक्शन है तो हम उसको सीधा सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं कि वो a से लेके b तक f(a प्लस b माइनस एक्स dx के इक्वल भी होता है। ये 4th नंबर की प्रॉपर्टी होती है अपनी, जब अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं उस केस में। तो अगर इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई किया जाए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू देख लेते हैं। तो a 0 है, b जो है वो π/2 है और माइनस एक्स। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में अपने को x की जगह क्या रिप्लेस करना है, π/2 माइनस एक्स। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम एक एक्सप्रेशन i के इक्वल मान लेते हैं। तो लेट्स सपोज ओरिजिनल क्वेश्चन i इज 0 से लेके π/2 तक हमारे पास ऊपर है साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया। बच्चों इन प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। अगर आप विदाउट प्रॉपर्टी करेंगे तो फंस जाएंगे, तो इट्स बेटर कि प्रॉपर्टीज को विजुलाइज करना सीखें। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 4 जो मैंने ऊपर लिखा है। तो अब ये क्वेश्चन आई जो है ये क्या बन जाएगा, 0 से π/2, लिमिट तो चेंज होगी नहीं, लेकिन हमें क्या लिखना है, x की जगह π/2 माइनस एक्स। तो ये लिख दिया मैंने π/2 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में भी आ गया साइन में π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस में π/2 माइनस एक्स। अब इससे क्या बेनिफिट हो रहा है ये तो नजर आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कि अगर मैं साइन π/2 माइनस थीटा लिखता हूं तो वो कॉस थीटा हो जाता है, और कॉस π/2 माइनस थीटा लिखता हूं तो साइन थीटा हो जाता है। तो अगली स्टेप में 0 से लेके π/2 तक ऊपर क्या बन गया न्यूमरेटर, साइन π/2 माइनस एक्स, तो वो कितना हो गया कॉस एक्स। नीचे क्या बन गया, साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स dx। दिस इज हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन। अब अगर एक्सप्रेशन 1 और 2 को देखें तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐड कर रहा हूं बच्चों, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर 1 और 2 को ऐड करते हैं तो LHS जुड़ के 2i हो जाएगा। RHS को ऐड करते हैं तो 0 से लेके π/2 तक फंक्शन दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। तो अब तुम यहां पर ध्यान लगाओ कि दोनों का डिनोमिनेटर वाला पोर्शन जो है वो तो कॉमन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। चलो एक स्टेप लिख देते हैं कि हमारे पास जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और दूसरा फंक्शन जो है वो है cos x अपॉन, अब ये जो cos x प्लस साइन एक्स लिखा हुआ ना, इसको मैं बेसिकली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही लिख रहा हूँ, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो 2i की वैल्यू कितनी हो गई, 0 से लेके π/2 तक। डिनोमिनेटर इज सेम, न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड कर लें तो ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन जाएगा, नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और 1 इज बेसिकली व्हाट, dx। तो अगर dx का निकाल दें हम डिफरेंशिएशन तो वो बन जाएगा x, जो कि बन जाएगा 0 से लेके π/2 तक। अब मैंने इसकी लिमिट प्लेस कर देते हैं, तो 2i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी π/2 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू π/2। तो हमें तो i निकालना था, तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। कुछ बच्चे तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर भी याद रखते हैं, तो जिन बच्चों को आंसर याद होगा उन्होंने सीधे सीधे π/4 पे टिक कर दिया होगा। तो कभी कभार हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती है, जिससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का भाई, अगर हमने राम सॉल्व किया है अभी तो अब ये शाम वापस आ गया अपने पास।
इसने वापस वही बोला कि एक फंक्शन है जो कि 0 से पाई पे कॉन्टिन्यूस है और उसकी प्रॉपर्टी दे रखी है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स कहीं दिख जाए तो वो पाई बन जाता है। तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, मुझे वापस से दो फंक्शन जुड़ते हुए दिख रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन को, ओरिजिनल क्वेश्चन को आई मान रहा हूँ और 0 से लेके पाई तक की लिमिट है मेरे पास, ठीक है। तो ये बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से इसमें अप्लाई कर रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 4 जो अभी मैंने ऊपर आपको समझाई। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये पाई माइनस एक्स जुड़ रहा है और पाई माइनस एक्स कैसे आएगा, ए प्लस बी करने पर ही तो आएगा। तो अगर मैं 0 से लेके पाई तक, अच्छा चलो ए प्लस बी माइनस एक्स साइड में कर भी देता हूं मैं। तो ए इज 0, बी इज पाई माइनस एक्स। तो बेसिकली आप क्या करने वाले हो, एक्स की जगह रिप्लेस करने वाले हो पाई माइनस एक्स को। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया और डी एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2। वहां हमने क्या किया था, दोनों को ऐड किया था, यहां पर भी ऐड कर देते हैं बच्चों। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो आई और आई जुड़ के तो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू 0 से लेके पाई तक लिमिट, पहला फंक्शन है एफ एक्स, उसके साथ जुड़ जाएगा क्या, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, और ये सब किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहे हैं, dx। तो यहाँ पर 2i की वैल्यू कितनी हो गई, क्वेश्चन ने बोला था कि जब भी एफ एक्स और एफ ऑफ पाई माइनस एक्स जुड़े आप उसको पाई से रिप्लेस कर दो, तो ये बन गया पाई dx। पाई से कांस्टेंट तो वो तो बाहर चला जाएगा, उसको तो सॉल्व करना नहीं अपने को। बचेगा क्या अपने पास, dx। dx का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो तो सीधा सीधा पाई माइनस 0 देके पाई दे देगा। तो इसका मतलब 2i की वैल्यू कितनी हो गई, पाई स्क्वायर। तो i कितना हो गया हमारा, पाई स्क्वायर बाय 2। सो इट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऑप्शन सी पे हमने टिक कर दिया। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर से क्वेश्चन थे। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करी होगी तो हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ने क्या बोला अपने को, ओके बेसिक लिमिट का क्वेश्चन था। इसने बोला अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन थीटा। मैं थीटा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां से हम रिजेंबल कर लेंगे बहुत आसानी से कि अगर थीटा टेंस टू 0 रखा जाए तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्या काम आएगी कि वी नो दैट कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मेरे को अंडर रूट में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ। अब ये साइन स्क्वायर थीटा का जब अपन अंडर रूट लेंगे तो बच्चे जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं कि उसको साइन थीटा लिख देते हैं, जबकि हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि इट वुड बी मॉड ऑफ साइन थीटा। तो अगर इस बेसिक मैनिपुलेशन को इस क्वेश्चन में अपन लगाए हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 पे ऊपर वाला जो अंडर रूट वाला पोर्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अभी मैंने समझाया √2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इन मॉड। तो ये हो जाएगा साइन में x माइनस 3 इन मॉड्यूलस फंक्शन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अच्छा मॉड में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें लिमिट निकालनी है बच्चों, और वैसे भी स्क्वायर रूट लेंगे तो एक बार तो मॉड लगा के कंसिडरेशन में लाएंगे चीज़ें। अब क्वेश्चन जो है वो LHL और RHL पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं RHL की तरफ चलता हूँ। RHL के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा 3+। को हम ऐसे ही समझते हैं कि जब मैं इनर फंक्शन में मॉड में जब साइन x माइनस 3 है, इनर फंक्शन में 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेता हूँ, तो 3 से बड़ी वैल्यू पे साइन का जो इनर पोर्शन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन पॉजिटिव में अगर थीटा है तो मॉड जो है उसको फ्री कर देगा। तो अगर मैं RHL के लिए ले रहा हूं तो लिमिट x टेंस टू 3+ पे देखना इसको ढंग से, √2 अपनी जगह इसी, वो तो कांस्टेंट है उसका कोई लेना देना है नहीं। साइन में ये जो मॉड है ये पॉजिटिव में खुल जाएगा, क्यों, क्योंकि 3+ में मान लो आप 3.2 ही ले लो एक बार के लिए, बड़ी वैल्यू एज्यूम कर लो, तो साइन में 0.2 हो जाएगा। और 0.2 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव में तो ग्राफ पॉजिटिव की तरफ ही जाता है, 0 से बड़ा ग्राफ। तो ये हो गया साइन में x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। अब यहां से यहां तक देखो लिमिट x टेंस टू 3+ साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है, स्टैंडर्ड लिमिट से 1। तो यहां पर RHL आ गया अपने पास √2। अब जरा LHL भी देख लेते हैं इसका। अगर LHL की बात करें तो LHL के लिए अपने को 3 माइनस पे चलना पड़ेगा। तो अगर x माइनस 3 वाला जो ब्रैकेट है इसमें मैंने 3 माइनस रखा, 3 से जरा सी छोटी वैल्यू 2.9 ले लिया तो नेगेटिव हो गया। और अगर इसके आगे साइन लगा हुआ है तो साइन में नेगेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, मतलब जब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो माइनस देगा। तो अब अगर अपन LHL की तरफ जाते हैं तो LHL क्या बोलेगा, LHL बोलेगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, हमको क्या √2 टाइम्स ऑफ दे रखा है माइनस ऑफ साइन x माइनस 3 अपॉन ऑफ x माइनस 3। अभी मैंने समझाया मॉड से बाहर आएगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली ये बन गया √2 टाइम्स ऑफ नेगेटिव में, नेगेटिव को बाहर निकाल दिया, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, ये बन जाएगा साइन x अपॉन x।
x-3 तो ये तो बन गया इनर पोर्शन स्टैंडर्ड लिमिट से 1, लेकिन आउटर में हमको जो वैल्यू मिली लिमिट की वो कितनी मिली, -√2। कुल मिला के जो हमारे पास LHL आई है वो आई है -√2, RHL आई है वो आई है +√2। और अगर मैं LHL और RHL को कंपेयर करूं तो बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, बाकी के एग्जिस्ट एंड इक्वल टू √2 है ही नहीं, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू -√2 नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज x-1 इज टेंस टू 0, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, देयर इज अ वाटर टैंक हैज अ शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। ऑल राइट, हम यहाँ पर साइड में डायग्राम बना लेते हैं कि एक इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन है, तो ये एक इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन बना दिया अपन ने। इसमें क्या बोला गया है, हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 3/4। ये यहाँ से मैंने इसकी एक हाइट या डेप्थ बना दिया, ये इसकी रेडियस बना दी। हाइट और रेडियस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, तो ये r और h से स्पेसिफाई कर दिया अपन ने। दिस इज कंप्लीटली हाइट। अभी आगे देखते हैं इसमें क्या क्या डेटा दे रखा है। लेकिन जो सेमी वर्टिकल एंगल है, तो देखो ये जो एंगल होता है कंप्लीट, ये पूरा एंगल इसको बोला जाता है वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, और इसका अगर हाफ कंपोनेंट लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल। तो ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है, मान लो ये एंगल अपने को अल्फा दे रखा है, तो हमें पहले ही चीज तो क्वेश्चन में क्या दे रखी है वैल्यू, कि अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। अगर ये 3/4 है, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसको कि tan अल्फा जो होगा इसके हिसाब से वो कितना होना चाहिए, 3/4। अब यहाँ पर थोड़ा सा डेटा अपन यूज में ले सकते हैं। tan थीटा अगर डायग्राम में देखते हैं तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर अल्फा आपका इस पोजीशन पे है, डाउनवर्ड पोजीशन पे, तो परपेंडिकुलर होगा रेडियस और बेस होगा हाइट। तो मैं ऐसा वो बोल सकता हूँ क्या कि ये रेडियस और हाइट का रेशो अपने को दे रखा है। इसका मतलब r को अपन मान सकते हैं लेट्स सपोज 3x समथिंग, और h को उसके रेस्पेक्ट में मान सकते हैं 4x। अच्छा, रेडियस 3x और अगर हाइट 4x आ गई, तो फिर ये स्लेंट हाइट जो है इसका भी तो रिलेशन होता है इनके साथ। क्या, वी नो दैट कि ये तीनों की तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, तो इसके हिसाब से L हो जाना चाहिए हमारा 5x। ये डेटा हमने कहाँ से निकाल लिया, जो हमें सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है उससे हमने ये डेटा निकाला है। अब इसने क्या बोला है, वाटर इज poured इनटू इट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर मिनट। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर हम इस यूनिट को ढंग से देखते हैं 5 मीटर क्यूब पर मिनट, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज तो है ये, और रेट ऑफ चेंज किस में है, ये वॉल्यूम में। क्यों, क्योंकि मीटर क्यूब लगा हुआ है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। इसका मतलब नेक्स्ट डेटा जो अपने को दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है dv/dt इज इक्वल्स टू 5 मीटर क्यूब पर मिनट। ये भी डेटा अपन ने निकाल लिया। वॉल्यूम पे छेड़छाड़ हो रही है, इसका मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, वो क्या होता है 1/3πr²h। तो ये भी साइड बाय साइड अपन ने लिख दिया। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, देन फाइंड द रेट इन मीटर पर मिनट इन विच द वाटर सरफेस मूव्स अलोंग द स्लैंट सरफेस एट एन इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक इज 10 मीटर। कि अगर वाटर डेप्थ की वाटर टैंक जो है, अगर उसकी डेप्थ को 10 मीटर रखा जाए, मान लिया ये यहाँ पर आके कहीं पर ये वाटर डेप्थ 10 मीटर हो गई लेट्स सपोज, तो उस डेप्थ पे ये जो स्लेंट हाइट बढ़ेगी आपकी, पानी जैसे जैसे आप डालोगे ऑब्वियसली स्लेंट हाइट बढ़ेगी, तो स्लेंट हाइट के बढ़ने की रेट क्या है ये अपने से पूछा है। इसका मतलब वी नीड टू फाइंड dl/dt एट डेप्थ इज इक्वल्स टू, मतलब h इज इक्वल्स टू 10 मीटर। सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अब उसका पाथ तो उसको क्लियर हो ही जाएगा। अच्छा, यहाँ से अब अपन थोड़ा थोड़ा इस क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर tan अल्फा किसी डायग्राम में मेरे पास 3/4 है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया आपका 3 और बेस हो गया 4। तो यहाँ से बच्चों हाइपोटेन्यूस जो अभी अपन ने ऊपर निकाला वो कितना हो जाएगा 5। मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं उसको जस्ट 3 4 5 कंपोनेंट ले रहा हूँ। तो इससे तो फिर हमारे पास साइन अल्फा भी आ जाएगा। साइन अल्फा अगर आप डायग्राम में देखोगे तो अल्फा के लिए अगेन परपेंडिकुलर आर है, तो साइन अल्फा हो जाएगा r/l। तो यहाँ से पहला डेटा तो आ गया साइन अल्फा की फॉर्म में। ऐसे ही कॉस अल्फा जो आ जाएगा अपने पास इसी डायग्राम में, वो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो वो जाएगा h/l। ये डेटा आगे देखते हैं अपने को कैसे काम करता है, कैसे काम में आता है। अच्छा, l जो है स्लेंट हाइट है, वो हाइपोटेन्यूस की तरह काम कर रहा है, तो वो बेसिकली किस
के वैल्यू के इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ से साइन अल्फा को अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि वो रेशो आएगा 3:5 और कॉस अल्फा का जो रेशो आएगा वो आएगा अपने पास 4:5। चलिए अब वॉल्यूम पे आ जाते हैं। वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब उसको रीराइट करते हैं। सिंस यहाँ से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सिंस वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन एक दिक्कत आ गई बच्चों, क्या कि यहाँ पर तो जो भी डेटा दे रखा है वो फॉर्मूले में तो आर और एच की फॉर्म में, लेकिन हमें तो किस फॉर्म में चाहिए, हमें तो एल की फॉर्म में चाहिए। तो सारी चीज़ें समझना इस बात को। हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज पूछी है किसकी, स्लेंट लेंथ की, और हमारे पास तो रेडियस और हाइट की फॉर्म में डेटा है। तो हम कैसे भी करके इस डेटा को मूव करेंगे एल की फॉर्म में, स्लेंट लेंथ की फॉर्म में। तो चलो हम यहाँ से, तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या कि यहाँ से अगर अपन देखें कि r/l जो है वो है अपना 3/5, तो यहाँ से r आ जाएगा क्या अपने पास, r इज इक्वल्स टू 3/5 टाइम्स ऑफ l। मतलब r को मैं l की टर्म्स में लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में l में चेंज पूछा है। ऐसे ही h/l जो है वो है अपने पास 4/5। तो अगर ये 4/5 है तो यहाँ से h की वैल्यू भी आ जाएगी अपने पास कितना, 4/5 टाइम्स ऑफ l। अब ये जो दोनों वैल्यू r और h की अपने पास मिली है, इसको अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन में ड्रॉप कर देते हैं, वॉल्यूम के फॉर्मूले में ड्रॉप कर देते हैं, ताकि सारा क्वेश्चन अपना स्लेंट लेंथ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, आर स्क्वायर की जगह लिख रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर मतलब 9/25 डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, इंटू एल स्क्वायर, और h की जगह लिख रहा हूँ मैं 4/5 टाइम्स ऑफ L। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई, ये हो जाएगा 36/125 L³। 36 इसके साथ 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 12/125 L³ बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ पाई। अब हमें क्या बोला है, dv/dt दे रखा है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से dv/dt आ गया। अच्छा ये 12π/125 तो कांस्टेंट है ही सही, तो इसको तो बाहर ऐसा कैसे रहने दिया। L³ का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 3l², और बचेगा क्या हमारे पास साइड में, dl/dt। अब थोड़ा सा क्वेश्चन सुलझता हुआ तुमको नजर आना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास dv/dt की वैल्यू भी दे रखी है 5। अच्छा एल स्क्वायर अपने को चाहिएगा, तो देखो हमें ये जो रेट ऑफ चेंज पूछी है वो किस डेटा पे पूछी है, एट h इज इक्वल्स टू 10। अच्छा अगर h इज इक्वल्स टू 10 है तो फिर l कितना हो जाएगा वो देख लें अपन, ताकि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसमें l की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अगर h 10 है तो 10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास, 4/5l, ये साइड में लिखा हुआ है। तो यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 25/2। तो अगर h को 10 होना है तो उसके लिए l की वैल्यू करस्पॉन्डिंग आ जाएगी 25/2। अब ये जो वैल्यू है ये अपन क्वेश्चन में ड्रॉप कर देते हैं। तो देखो dv/dt हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना, 5 इज इक्वल्स टू 12 3 36 पाई अपॉन 125 अपनी जगह है ही सही। एल स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 25/2, तो 25/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625/4 एंड dl/dt। बच्चों यहाँ से देखो आपको जो पूछा था ना वो नजर आ गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि ये हो जाएगा 9। अच्छा 125 से ये कितने टाइम चला जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा, और 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। तो इसका मतलब मेरे पास ये जो 9 पाई है ये लेफ्ट हैंड साइड में चल जाएगा, तो 1/9 पाई इज इक्वल्स टू dl/dt। सो दिस वुड बी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज इन स्लेंट हाइट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो अगर इस क्वेश्चन को वापस से अपन थोड़ा सा समराइज करें तो बेसिक ज्योमेट्री पे क्वेश्चन था। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ा हुआ है उनसे ये क्वेश्चन हो गया होगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इस पेपर का। इसने बोला है हाउ मेनी पीपल शुड देयर बी इन अ ग्रुप सच दैट देयर इज मोर देन हाफ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 पीपल फ्रॉम द ग्रुप हैव देयर बर्थडे विद द सेम डेट। अब देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि अगर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मान लो 2 पर्सन है ए और बी। कंडीशन क्या बोलना चाह रहा है, कंडीशन ये बोलना चाह रहा है कि हम ऐसे कितने लोगों के ग्रुप बना सकते हैं, जैसे 3 और मोर, 4 और मोर, 7 और मोर, 23 और मोर, कितने लोगों के ग्रुप्स बना सकते हैं जिनमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि किन्हीं भी 2 लोगों का सेम बर्थडे आ जाए। सेम बर्थडे, मंथ को हम इग्नोर कर रहे हैं,
सेम बर्थडे आ जाए और उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन हाफ होनी चाहिए। मतलब ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर दो लोग हैं तो अगर ए का बर्थडे मान लो 1 जनवरी को है, ठीक है, तो ए का बर्थडे 1 जनवरी, और मैं यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी है इसमें सैंपल स्पेस अपन मैक्सिमम वाला लेंगे। तो मैंने मान लिया मैक्सिमम जो डेज होते हैं, मतलब मैं केस लेके चल रहा हूँ, मैक्सिमम डेज इन अ मंथ जो है वो है अपने पास 31। तो मैंने मान लिया ए की जो बर्थ डेट है वो 1 जनवरी है, मतलब वो तो 31/31 होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। ए की कोई सी भी डेट हो सकती है, चलो 1 जनवरी कोई सी भी डेट हो सकती है महीने में, तो 31/31 हो गया। लेकिन उसके साथ बी की भी वही डेट होनी चाहिए। अगर बी की भी वही डेट होनी चाहिए तो अगर ए की डेट फिक्स हो गई मान लो 1 जनवरी, तो बी को भी डेट में तो फर्स्ट ही होना पड़ेगा, मतलब उसके पास एक ही चॉइस है। और आपके पास टोटल केसेस कितने, 31। तो ये होगा दो लोगों के ग्रुप में सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है, इट शुड बी मोर देन हाफ, ये हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ से 31 से 31 कैंसिल कर दिया तो 1/31 तो हाफ से छोटी है, तो इसका मतलब दो लोगों के ग्रुप में तो ये काम होगा नहीं। चलिए तीन लोगों के ग्रुप में सोचते हैं। अब अगर तीन लोगों का ग्रुप लेते हैं, जैसे अगर अपन ने मान लिया यहाँ पर ले लिया ए बी और सी, तो बच्चों तो बहुत भयानक केसेस बन जाएंगे। हो सकता है ए और बी की बर्थ डेट सेम आ जाए, हो सकता है बी और सी की सेम आ जाए, ये भी केस ले सकते हैं कि ए और सी की आ जाए, और ये भी केस लेना पड़ेगा, हो सकता है तीनों की आ जाए। और ये तो तीन लोग ही, ऐसे 4 5 6 लोगों का भी देखना है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास ये क्वेश्चन में रायता फैलता हुआ नजर आ रहा है ना, ये चीजें बिगड़ रही है। तो प्रोबेबिलिटी में हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी नंबर ऑफ केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उल्टी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या सोच के क्वेश्चन करेंगे, हम ये सोच के क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा हो कि ग्रुप में किसी की सेम डेट ही नहीं हो। अगर हमने सेम डेट वाले केस हटा दिए, मतलब सेम डेट ना होने के केस काउंट कर लिए, तो अब क्या क्या बच रहे हैं, अब 2 के सेम हो सकते, 3 के हो सकते, 4 के हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैं इसको ऐसा लिखूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम डेट, कोई भी दो लोगों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं हो, सेम डेट पे बर्थडे नहीं आ रहा है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 सेम डेट्स। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ना होने की प्रोबेबिलिटी टोटल में से होने की प्रोबेबिलिटी को घटा सकते हैं, ठीक है। अब हमें तो क्या बोला है, हमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डेट जो है, सेम डेट इट शुड बी मोर देन 1/2, इट शुड बी मोर देन 1/2। तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि अगर सेम डेट की निकालनी है, तो अभी तो हमने देखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम डेट 1 में से घटा दें तो इट शुड बी 1/2 होना चाहिए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम डे वुड बी वॉट, लेस देन 1/2, ये 1/2 से छोटी मिलनी चाहिए अपने को। अगर ये 1/2 से छोटी मिल गई तो बाय डिफॉल्ट जो बची वो 1/2 से बड़ी होगी ना। तो अब हम फोकस करेंगे इस पे कि दो लोगों की सेम प्रोबेबिलिटी, मतलब सेम डेट ना आए ग्रुप में। अब ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलो सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मान लिया पहला पर्सन जो है उसको कोई सी भी डेट अपन ने असाइन कर दी, मैं सिर्फ दो लोगों के लिए ये काम कर रहा हूं बच्चों, फॉर 2 पर्सन। अगर 2 पर्सन के लिए लेते हैं तो एक का जो बर्थडे होगा वो तो 31 में से 31 कोई भी हो सकता है, कोई सी भी डेट पे आ सकता है। अब हमारा जो पी एन बार है वो क्या बोल रहा है कि दूसरे का सेम डेट नहीं आना चाहिए, मतलब दूसरे का कितने केसेस फेवरेबल हो गए सर। अगर मान लो किसी की 1 तारीख फिक्स हो गई तो अब 2 तारीख से लेकर 31 तक तो वो कुछ भी हो सकता है और हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मतलब अगर एक डेट फिक्स हो गई पहले वाले पर्सन पे तो बची हुई सारी 30 डेज जो है, 30 डेट्स वो दूसरे वाले के लिए फ्री है। पहले वाले की 5 तारीख फिक्स हो गई तो बचे हुए 30 दिन जो है महीने के, उसमें से कोई सी भी हो सकती है दूसरे पर्सन की, और हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी पी एन बार। तो अगर 2 पर्सन के लिए मैं पी एन बार निकालने की कोशिश करता हूं तो यही आ रहा है। और अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे 2 पर्सन के लिए तो ये 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली इट इज 30/31, और 30/31 तो ग्रेटर देन 1/2 साफ साफ ही नजर आ रही है, मतलब दो लोगों में तो काम नहीं चलेगा है, दो लोगों के ग्रुप में तो अब हम ऑप्शन की अप्रोच पे चलते हैं। ऑप्शन ने अपने को क्या क्या बोला है, 3 और मोर, 4 और मोर। तो पहले तो 3 वाले केसेस अपन डिस्कस करते हैं, 3 और फिर 4 पे आएंगे। अच्छा, अगर यही 3 पर्सन हो जाते हैं बच्चों, फॉर 3 पर्सन, तो अब तो बहुत आसान हो जाएगा। देखना
क्या बोला 3% के लिए कि ये तो है आपका 30 अपॉन सॉरी पहले वाले का तो 31/31 आ गया, पहले वाले का तो फ्रीज है। दूसरे वाले के क्या होने चाहिए 30 केसेस हो जाएंगे, और तीसरे वाले के क्या हो जाएंगे सर, तीसरे वाले के तो हो जाएंगे 29/31, क्योंकि पहले वाले को एक डेट फिक्स हो गई, दूसरे वाले के पास 30 डेज बच रहे हैं फेवर में, तीसरे वाले के पास 29 डेज बच रहे हैं फेवर में। तो अब अगर मैं इसको काउंट करता हूं बच्चों, इसको अगर काउंट करता हूं, तो वैसे भी हमारे पास कैलकुलेटर था वहां पर, आप कैलकुलेटर से बड़ी आसानी से कर सकते थे। जब 3% का केस देखेंगे, और हमें तो क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए लेस देन 1/2, लेस देन 1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आना चाहिए 0.9 के समथिंग। थर्टी वन इंटू 31 961, और ये ऊपर हो जाएगा 0, 9 3 27 बचा 2, और ये हो जाएगा 870। तो ये अप्रोक्सीमेट 0.8 के आसपास आना चाहिए। तो 3 और मोर पर्सन वाला केस तो खत्म हो गया, 0.9 के आसपास आएगा। तो अब 3 और मोर पर्सन वाला केस तो खत्म हो गया, क्योंकि 3 पर्सन वाले में भी वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, हमें लेस देन 1/2 चाहिए। अब चलो 4 और मोर पे चलते हैं। अगर एक पर्सन और बढ़ गया बच्चों इसमें, तो फिर क्या हो जाएगा, 3% तक की तो देख ही ली थी अपन ने, 870/961। इसमें क्या और प्रोडक्ट कर देंगे, देखो पहले वाले के पास 31 थे, दूसरे वाले के पास एक दिन कम हो गया, तीसरे वाले के पास एक और दिन कम हो गया, चौथे वाले के पास एक और दिन कम हो जाएगा, अब उसके पास 28 ही रहेंगे। और अगर 28 रहेंगे तो फिर इसका मतलब यहां पर तो प्रोबेबिलिटी इसकी भी जब आप सॉल्व करोगे तो 0.81 आ जाएगी। और 0.81 आ रही है, मतलब हमें तो क्या चाहिए था लेस देन 1/2। ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सर ग्रेटर देन 1/2 ही तो चाहिए था, नहीं, हम उल्टा केस कंसीडर कर रहे हैं कि ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 से छोटी होनी चाहिए। तो हमारी तो 1/2 से यहाँ पर भी बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब 4 और मोर वाला केस भी कैंसिल हो गया हमारा। तो अब हमारे पास ऑप्शन में अगली जो वैल्यू आ रही है, देखो 3 और मोर खत्म हो गया। तुम ऐसा मत सोचना कि सर 3 और मोर में आपने मोर तो करे ही नहीं, अरे जब 3 ने सेटिस्फाई नहीं किया तो 3 और मोर तो गलत ही हो गया ना। 4 ने सेटिस्फाई नहीं किया मतलब 4 और मोर गलत हो गया। अब 7 पे चलते हैं। अब 7 के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा बच्चों, चलो देखते हैं। 4% के लिए 28 तक गए थे, अब 7 के लिए जाते हैं, 7% का निकालते हैं। तो देखो ये जो आ गया था 0.81 अप्रोक्सीमेट, ये 4% हो गए थे। 5वां पर्सन जब आएगा तो उसके पास एक चॉइस कम हो जाएगी, 6th पर्सन जब आएगा तो उसके पास एक और चॉइस कम आ जाएगी, और 7th पर्सन जब आएगा तब उसके पास एक और चॉइस कम हो जाएगी। एक एक दिन कम होते जाएंगे ना, क्योंकि सेम डेट होनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये होगा अप्रोक्सीमेट 0.4 समथिंग, विच इज ट्रूली लेस देन 1/2। और अगर ये 1/2 से छोटा है, इसका मतलब अब अगर 7% या 7 से ज़्यादा पर्सन का ग्रुप लेते हैं अपन, तो हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम डेट आने की 1/2 से ज़्यादा हो जाएगी, और सेम डेट ना आने की कितनी हो जाएगी 1/2 से छोटी। तो जब आपको नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं तब हम क्या करेंगे, तब हम उसको रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। एक बार इसको समराइज करता हूँ, हमें सेम डेट पूछा था, हमने नॉट सेम डे निकाल दिया। और नॉट सेम डे निकालना बहुत आसान है, पहले वाले के पास 31 तो दूसरे वाले के पास एक कम, तीसरे वाले के पास एक और कम, चौथे वाले के पास एक और कम, फटाफट प्रोडक्ट करके देख लेंगे अपन, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। सो आई होप ये वाली प्रोसेस समझ में आई होगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए एंड बी ऑल्टरनेटली टॉस अ कॉइन, द वन हु गेट्स अ फर्स्ट हेड वुड बी द विनर। इफ ए स्टार्ट्स द गेम, ए ने स्टार्ट किया गेम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस, ए ही जीतना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें बहुत सारे केसेस होंगे। कैसे हो सकता है, पहली बार टॉस किया ए जीत गया, या फिर हो सकता है पहली बार टॉस किया ए को हेड नहीं आया, बी को भी हेड नहीं आया, और फिर ए की बारी आई और हेड आ गया। समझना, क्योंकि ए को ही जीतना है घूम फिर के। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या कि पहली बार में ए के पास हेड नहीं आया, बी के पास भी हेड नहीं आया, फिर ए के पास भी नहीं आया, फिर बी के पास भी नहीं आया, और फिर ए के पास आ गया। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि दो दोस्त हैं, पहली बार में हेड आ गया मतलब ए जीत गया। अगर ए नहीं जीता होता पहली बार में तो क्या केस बनता कि ए हार गया, बी हार गया, फिर ए जीत गया। ऐसे करते करते रोटेशन चलता रहेगा। तो ये तो कितने केस बन सकते हैं सर, ये तो ऐसे तो इनफाइनाइट केसेस हो गए। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन में एक आसान चीज थी क्या, कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2 और नॉट गेटिंग अ हेड इज अगेन 1/2। मतलब
बार वाली प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और नॉन बार प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। तो अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में अरेंज करें तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो मुझे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, तो वो क्या होगी? देखो पहली बार में इसको हेड मिल गया मतलब 1/2। दूसरी बार में क्या हुआ? इसको हेड नहीं मिला ए को, बी को भी नहीं मिला और फिर से ए को मिल गया, कंबाइंड टास्क हो गया तो प्रोडक्ट हो गई। या फिर हो सकता है ए को नहीं मिला, बी को भी नहीं मिला, फिर एक बार ए को नहीं मिला, फिर एक बार बी को नहीं मिला और लास्ट में ए को मिल गया। तो ऐसे करते करते देयर विल बी इनफाइनाइट केसेस। अच्छा अब अगर ढंग से देखें, हमें इसका इनफाइनाइट सम चाहिए, तो ये तो एक जीपी बनती नजर आ रही है। ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये लिखा हुआ है 1/2, ये लिखा हुआ है 1/2 का होल क्यूब, ये लिखा हुआ है 1/2 की पावर होल 5 एंड सो ऑन। तो ये तो एक जीपी हो गई जिसकी फर्स्ट टर्म हो गई 1/2 और जिसका कॉमन रेशियो भी कितना हो गया 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर इज द कॉमन रेशियो। और अगर ए और आर आ गया तो फिर इन्फिनिटी सम अगर मुझसे पूछा है तो वो क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। तो नीचे मेरे पास कितना बन जाएगा? 3/4। 3/4 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/3 बन जाएगा। सो ओवरऑल ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/3। तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन अगर वो ये जो मैंने मेथड बताई है अगर इससे किया होगा तो बहुत आसान गया होगा क्वेश्चन। होपफुली ये भी समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला कि z जो है वो एक एक्सप्रेशन है जो कि ये 1, मतलब अगर 1 आ रहा है तो 1 की पावर एक बार आ रही है, 2 आ रहा है तो 2 की पावर 2, 3 आ रहा है तो 3 की पावर 3 मतलब 3 बार 3 दिख रहा है, 4 आ रहा है तो 4 बार 4 दिख रहा है। ऐसे करते करते बढ़ता जा रहा है। अब आप बताइए कि फ्रॉम विच टर्म ऑनवर्ड्स द टोटल सम या टोटल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन z एक्सीड 10 की पावर 1000। अब देखो जैसे जैसे हम बेस पे नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा। तो जब भी हमारे पास बहुत लार्जर नंबर आते हैं हम उसको किस अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लॉग लेके। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले तो इसको समझता हूं कि लॉग अगर मैं लेता हूं 10 की पावर 1000 का तो वो कितना आना चाहिए? बेसिकली 1000 टाइम्स ऑफ log 10, और log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो इसका मतलब ये लॉगरिथमिक सिस्टम में 1000 आना चाहिए। तो मैं अब इस पूरे क्वेश्चन को लॉग की टर्म में ही कंसीडर कर रहा हूं कि कितनी टर्म्स को इसमें z में जोड़ूं जिससे कि मेरे पास सम 1000 आ जाए। अच्छा ये तो समझ में आना चाहिए कि अगर मैं बेसिक सिस्टम में रख रहा हूं तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अगर मैं सबको लॉग में कन्वर्ट कर दूं तो भी सिस्टम सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। अब चलिए मुझे यहाँ तो समझ में आ रहा है कि पहला रखने पे तो 1000 नहीं आ रहा है क्योंकि log 1 तो 0 हो जाएगा। अच्छा दूसरा रखने पे भी, अच्छा चलो इनको तो नंबर ही ले लेते हैं। 2 की पावर 2 4 होती है, ये भी था, इससे तो बड़ा 10 की पावर 1000 से तो बड़ा होगा नहीं। 3 की पावर 3 की पावर 3, तो अगर इसको मैं log की हेल्प से सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा? बेसिकली 3 की पावर 9। पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होती है? प्रोडक्ट हो जाती है। और अगर मैं 3 की पावर 9 को सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ log 3, ऐसा कुछ। अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको log 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए 0.3010, log 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए कितना? 0.4771, और log 5 की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि log 5 की अलग से वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो हम सीधे सीधे कैसे निकाल सकते हैं, हम 1 में से उसको घटा देंगे तो ये जो हो जाएगा 0.69 एंड सो ऑन। तो अगर इन वैल्यूज को हम दिमाग में रखें तो log 3 इज 0.4। अच्छा 0.4 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कभी भी 10 की पावर से या फिर 1000 से तो बड़ा होगा नहीं, तो 3 टर्म से काम चलेगा नहीं। अब चौथी टर्म पे चलते हैं। चौथी टर्म क्या है? 4 की पावर 4 की पावर 4 की पावर 4। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बेसिकली ये जो फोर्थ टर्म लिखी हुई है ये लिखी हुई है 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। देखिए एक बार, 4 4 था 16 एंड 16 4 था 64। तो बेसिकली ये जो टर्म बनेगा ये बनेगा 64 टाइम्स ऑफ log 4, जिसको हम log के टर्म्स में लिख सकते हैं 64 टाइम्स ऑफ log 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर भी आगे चला जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 128 टाइम्स ऑफ log 2, और log 2 की वैल्यू 0.3 समथिंग। अब 128 को 3 से अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 42 43 के आसपास ही आना चाहिए। तो अभी तक अगर अपन z को देखें बच्चों, समझना, अगर हम इसको z को देखते हैं तो पहली टर्म लॉगरिथमिक में 0,
दूसरी टर्म हमारे पास लॉगरिथमिक में ही देते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ log 2 तो 0.3 समथिंग। तीसरी वाली टर्म पे अगर लॉग लगाते हैं तो 9 टाइम्स ऑफ log 3 था 0.4, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 के आसपास आएगा नियर बाय। फोर्थ टर्म को अगर अपन ने देखा तो वो आना चाहिए अप्रॉक्सीमेट 43 के आसपास। अभी तक इन सब का सम किससे एक्सीड नहीं कर रहा है, 1000 से। हमारा फाइनल टारगेट है 1000, तो इन टर्म्स तक तो हुआ नहीं। तो ये 4 टर्म तो हो गई बच्चों, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म सॉल्व कर दी अपन ने लॉग में, थर्ड कर दी और ये फोर्थ कर दी। अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ टर्म जो है हमारे पास वो क्या बनेगी, फिफ्थ टर्म हमारे पास बनेगी इस एक्सप्रेशन की 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर 5, 5 बार 5 दिखना चाहिए। अगर ऊपर सारी प्रोडक्ट करें अपन तो ये हो जाएगा 5 की पावर 625। अब हमें तो लॉग में लेना है ना इसको, तो ये हो जाएगा 625 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 5। लॉग 5 कितना होता है, यही 0.67, तो मैं तो इसको 0.7 ले लेता हूँ। तो ये लिखा हुआ है 625 टाइम्स ऑफ अप्रॉक्सीमेट 0.7। अच्छा, अगर इसको 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 400 के आसपास वैल्यू आएगी, है ना, 420 के आसपास मान लो मोटा मोटा। तो इसमें मैं अगली फिफ्थ टर्म 420 और जोड़ देता हूँ। तो बच्चों अभी भी समझ में आना चाहिए कि अगर मैं शुरुआत की 5 टर्म भी जोड़ देता हूँ तो भी वो 1000 को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो फिर एक और 6 टर्म निकाल देते हैं। अगर 6 टर्म पे चले अपन तो 6 टर्म बेसिकली क्या बनेगी इसकी, 6 की पावर 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 6, 6 बार 6 नजर आना चाहिए। इसका मतलब ये जो होगा वो बेसिकली हो जाएगा 6 की पावर 3 पावर तो 216 और 2 पावर हो गई 16, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं। और अगर इसको अपने लॉग वाले एक्सप्रेशन में लेके चलें तो ये हो जाएगा 216 इंटू 36 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 6। अब 200 इंटू 30 ये अप्रोक्सीमेट 6000 के आसपास हो जाएगा। ये बहुत अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं निकाल रहा हूँ, समझना। और log 6 जो हो जाएगा वो हो जाएगा log 2 प्लस log 3, मतलब 0.7 के आसपास हो जाएगा। अगर 0.7 से इसको अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 4000 के आसपास पहुंच जाएगी ये वैल्यू। तो ये तो 1000 को क्रॉस कर गई। तो कितनी टर्म्स में 1000 क्रॉस हुआ है, तो 6 टर्म में क्रॉस हो गया है। तो आंसर इज 6। तो 6 टर्म तक अगर अपन चलेंगे तो इट वुड क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 1000। लॉग में करने से क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए अपन ने लॉग की हेल्प ली है। आप इसको बेसिक अप्रोच से भी कर सकते थे, उसमें कोई परेशानी वाली बात थी ही नहीं। चलो आगे मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका मल्टीपल करेक्ट में आ जाता है। अब जितने भी क्वेश्चन अपन करेंगे वो मल्टीपल करेक्ट होंगे। मल्टीपल करेक्ट में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि बताइए कि अगर ए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑल राइट, ठीक है। देखिए हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं क्या बच्चों कि जैसे ए अपने को दे रखा है ABC, BCA और CAB, राइट। अब अच्छा, ये तो वैसे ही ट्रू हो गया। देखो ऑप्शन नंबर 4, डिटर्मिनेंट अगर अपन निकालेंगे ए का और ए ट्रांसपोज का तो वो तो सेम हो गई होगा ना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज थोड़ी नहीं होती ट्रांसपोज करने से, तो ये तो खत्म हो गया। अच्छा, ये भी ट्रू है, बट समझना अपने को नॉट ट्रू पूछा है बच्चों, इस पे फोकस करना है अपने को। तो ये भी ट्रू हो गया। ये ट्रू कैसे हो गया बच्चों, क्योंकि आप समझना यहाँ पर भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि ये चाहे डायगोनल पे कुछ भी हो, ए ऑफ आई जे ए ऑफ जे आई के इक्वल होना चाहिए। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और यहाँ पर भी तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल है। तो ए ऑफ आई जे ए ऑफ जे आई के इक्वल है तो सिमेट्रिक भी है। तो ये भी खत्म हो गया ऑप्शन अपने पास, ठीक है। अब आ जाते हैं इस ऑप्शन पे। इसने क्या बोला है कि डेल ऑफ ए की वैल्यू, तो अब जो भी ऑप्शन बच रहे हैं ना वो डेल ऑफ ए पे बच रहे हैं। तो अपन एक काम करते हैं, डेल ऑफ ए की वैल्यू निकाल देते हैं। तो डेल ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये है ए बी सी, ये है बी सी ए और ये है सी ए बी। ऑल दो इसको तो डायरेक्टली अपने को याद रखना चाहिए क्योंकि साइक्लिक है, तो साइक्लिक के तो सीधे सीधे रिजल्ट पता होने चाहिए। बट अगर किसी को नहीं पता है तो हम एक काम करते हैं, R1 की जगह लिख देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ देते हैं। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या बनेगा, मॉड ऑफ ए। अगर मैं डेल ऑफ ए निकालता हूं तो R1 की जगह लिखना है तीनों को जोड़ के, तो a प्लस बी प्लस सी, दूसरा भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, थर्ड भी हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, बाकी की जो रोज है उसको अपन ने छेड़ा नहीं है, तो सी ए और ए बी ये इस तरीके का डिटर्मिनेंट हो गया। अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी डिटर्मिनेंट की, अगर की कोई कॉमन वैल्यू बाहर आती है, मतलब कॉमन अगर कोई रो हो जाती है तो उसमें आप वैल्यू को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये a प्लस बी प्लस सी को मैंने बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास जो बिल्कुल डिजायर्ड फॉर्मेट होता है ना वो बन गया इसका, क्योंकि हम 1 0 0 बनाने की ही कोशिश करते हैं जब भी डेल की वैल्यू निकालनी होती है।
तो ये अपन ने डेल लिख दिया। अब 0 0 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले कॉलम 1 को तो नहीं छेड़ रहा हूँ, कॉलम 2 की जगह लिख रहा हूँ कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और ऐसे ही कॉलम 3 की जगह भी लिख रहा हूँ कॉलम 1 माइनस कॉलम 3। अगर अपन ऐसा कर दें या कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर देते हैं, तो अगर ऐसा करें तो देखो डेल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो डेल इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, तो बाहर है इसी बच्चों अपना। अब मैंने क्या किया, C2 और C3 को छेड़ा है, तो C1 को तो ऐसा कैसे रहने दे रहा हूं मैं। C2 में क्या लिखा है, C1 में से C2 को घटा दो तो 1 में से 1 को घटा दो 0, B में से C को घटा दो तो B माइनस सी, और C में से A को घटा दो तो C माइनस ए बन जाएगा। अब C2 में क्या C3 में क्या करना है, C2 में से C3 को घटाओ, 1 में से 1 को घटाओ 0, C में से A को घटाओ तो C माइनस ए, और A में से B को घटाओ तो A माइनस बी। ये हमारे पास और सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब जब भी हमें किसी भी मैट्रिक्स का या डिटर्मिनेंट का डेल फाइंड करना होता है, हम सबसे सिंपल तरीका 1 0 0 बनाते हैं, फिर इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देते हैं और सीधा सीधा आंसर आ जाता है कि डेल ऑफ ए जो है वो बाहर तो देखो a प्लस बी प्लस सी तो लिखा हुआ है इसे, तो उसको ऐसा कैसे ही छोड़ देते हैं। अब अंदर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 इंटू या फिर सीधे सीधे इसी का प्रोडक्ट, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा b माइनस सी इंटू में a माइनस बी होल माइनस ऑफ c माइनस ए का होल स्क्वायर। बस ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं कि ये a प्लस बी प्लस सी तो अपना है ही सही, इसको ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ऑफ बी सी। अच्छा इसको भी करते हैं तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac। थोड़ा सा और इसको सिस्टमेटिक लिखें तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर देखो ये बी स्क्वायर नेगेटिव में है, ये सी, चलो एक स्टेप लिख ही देता हूँ मैं, नहीं तो फिर तुम अजीबोगरीब फेसेस करने लग जाओगे कि हो क्या रहा है ना। तो ये माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2ac। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों नेगेटिव में आ रहे हैं, तो मैं ओवरऑल नेगेटिव ही बाहर निकाल रहा हूँ इस एक्सप्रेशन में। तो अगर मैंने पूरे ही इनर ब्रैकेट में से नेगेटिव कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये ए बी नेगेटिव हो गया, बी सी नेगेटिव हो गया, और ये सी ए 2ac और माइनस 2ac माइनस ए सी ये मिलके प्लस ए सी बन गए, लेकिन नेगेटिव बाहर गया तो तीनों नेगेटिव हो गए, तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ये तो आइडेंटिटी नजर आ जानी चाहिए अब तो बच्चों को। अगर मैं डेल ए निकाल रहा हूँ और अगर वो कुछ ऐसा हो गया तो एक क्यूबिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है क्या, कि अगर a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो वो तो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये हो गया माइनस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। तो ये आई बच्चों हमारी डेल की एग्जैक्ट वैल्यू जो आपको याद रखनी चाहिए साइक्लिक के केस में। तो चलो अब ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शन क्या क्या बच रहे हैं अपने पास, डेल ए की वैल्यू तो निकाल के ले आए अपन, तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि डेल ए की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है माइनस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। चलिए ऑप्शन बी पे चलते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया देन डेल 0 होगा, तो ये भी ट्रू है भैया, मतलब साफ साफ नजर आ रहा है ना कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, या अगर मैं नीचे वाले एक्सप्रेशन को देखूं तो वो तो एक फैक्टर निकल ही आ रहा है ना, तो वो तो 0 हो गया, खत्म। तो अब तो नॉट ट्रू हमारे पास क्या ही बच रहा है, यही बच रहा है, सो दिस वुड बी द आंसर। और ये मल्टीपल करेक्ट नहीं है, सिंगल करेक्ट था, सॉरी। तो आंसर कितना आ गया कि ये डेल ए की वैल्यू प्लस में नहीं माइनस में होगी इस एक्सप्रेशन के। तो ये छोटे छोटे मैनिपुलेशन जो है ये आपको आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला गया है, अपने को अगेन एक डेल दिया हुआ है और बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। वापस नॉट ट्रू देखने अपने को, अगर अगेन नॉट ट्रू देखने हैं तो अब मैं सीधा सीधा कुछ कुछ स्टेप्स इसमें स्किप करूंगा। क्यों, क्योंकि अभी ऊपर वाला समझा है। सबसे पहले मैं तो क्या कर रहा हूँ कि तीनों रोज को जोड़ के ऊपर लिख रहा हूँ। अगर तीनों रोज को जोड़ के लिख देता हूँ तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी बन जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी बन जाएगा। बाकी बचा हुआ एज इट इज लिख दिया, तो ये 1 एक्स स्क्वायर x1 और ये एक्स स्क्वायर x। ये तो हमने क्या किया, r1 की जगह लिख दिया r1 प्लस r2 प्लस r3। अब तीनों में ये फैक्टर कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर ही निकाल दें, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। बचा जो है उसमें ऊपर तो बन गया 1 1 1 हमारा डिजायर्ड फॉर्मेट, ये बन गया 1 एक्स स्क्वायर और ये बन गया एक्स स्क्वायर 1x।
बच्चों ये भी साइक्लिक ही है, ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा दिमाग और लगाना था। अब हमने क्या किया, वापस वही कि जो C2 है C2 की जगह लिख दिया C1 माइनस C2, और जो C3 है C3 की जगह लिख दिया C2 माइनस C3। अगर हम ये दो ऑपरेशन लगा देते हैं तो ये जो डिजायर्ड फॉर्मेट होता है ना 100 वाला, ये अपने को मिल जाएगा। तो देखो वही बनाते हैं अपन, डेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं। देखो C1 को नहीं छेड़ा है तो 1 एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा कैसे ही छोड़ देते हैं। अब इधर आते हैं अपन, C1 माइनस C2, तो 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से x गया तो 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर में से 1 गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और C3 की जगह लिखना है C2 माइनस C3, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स। अब जैसे ही 100 वाला फॉर्मेट हो जाता है तो इस रो, इस कॉलम और इस रो को अपन छोड़ देते हैं और सीधे सीधे इनका प्रोडक्ट ही आंसर हो जाता है। तो अब तो डेल हमको समझ में आ जाना चाहिए। डेल क्या बन रहा है, अब डेल आ रहा है अपने पास, यहाँ से मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ कि जो डेल बन रहा है वो बन रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बाहर है ही सही आपके पास एज अ फैक्टर। अंदर से क्या निकल के आ रहा है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक तो आ रहा है आपके पास, दिस इनटू दिस। अच्छा इसमें भी x कॉमन आ रहा है तो ये माइनस में x कॉमन आ गया, एक तो बन रहा है 1 माइनस एक्स इस वाले पे, और यहाँ पर बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, डेल इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो है ही सही। अंदर से मेरे को सीधा सीधा 1 माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है, तो 1 माइनस एक्स को मैं बाहर ही निकाल देता हूँ। तो इधर मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स की पावर एक ही बचेगी, और लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा, x टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, x टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स, ये तो एक टर्म हो गई अपने पास। अच्छा अंदर से इसको और थोड़ा सा, ये मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी, एक बार देख लेते हैं। 1 माइनस एक्स है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही बाहर आ रहा था, गलती यही कर दी मैंने। अगर इस होल स्क्वायर को ही बाहर निकाल देते अपन पूरा का पूरा ही, है ना, तो यहाँ से, या चलो अगली स्टेप में करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या बच रहा है, इधर भी देखो ये माइनस कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, ये पीछे वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लूंगा ना, तो ये 1 माइनस एक्स तो पहली टर्म नजर ही आ रही है, माइनस कॉमन लेते ही ये प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स के स्क्वायर को लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब वापिस से देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो बाहर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही सही, 1 माइनस एक्स अंदर से भी एक और कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। बचेगा क्या अब यहाँ पर तो बचेगा 1 इस जगह, तो पहली टर्म में, और दूसरी टर्म में बच जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर ये तो बहुत जोरदार एक्सप्रेशन आ गया अपने पास, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर आ गया। तो डेल की वैल्यू क्या बन गई अपने पास, डेल की वैल्यू बन गई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, राइट। अब एक आइडेंटिटी तो पता होनी चाहिए कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि माइनस टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। जरा देखो इसको ढंग से, क्योंकि मैंने क्या किया, या माइनस भी लेने की जरूरत नहीं, होल स्क्वायर में है तो ये तो खत्म ही हो जाएगा माइनस बी, या पहली वाली ब्रैकेट को 1 माइनस एक्स की जगह एक्स माइनस 1 लिख दिया, तो ये a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ गया अपने पास डेल, जो कि है एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जिस बच्चे ने इस तरह के क्वेश्चन पहले कर ही रखे थे उसके लिए तो बहुत आसान था, तो ये डेल बन गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन नॉट ट्रू है। पहला तो बोला डेल इज एन इवन फंक्शन, नॉट ट्रू। अब ये इवन फंक्शन, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो होल स्क्वायर है ना, इवन हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप एक्स की जगह 1 रखो, एफ ऑफ 1 रखो, यहाँ पर एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, 1 रखते ही 0 हो जाएगा। चलो एफ ऑफ माइनस 1 रखो, माइनस 1 पे भी सेम आनी चाहिए वैल्यू, माइनस 1 का क्यूब होता है माइनस 1, माइनस 1 और माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो जब एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन तो होगा ही नहीं। फिर दूसरा देखते हैं, डेल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, बिल्कुल डिग्री 6 का पॉलिनोमियल है, इसको ओपन करो, डिग्री 6 ही तो बन रही है। अच्छा तीसरा क्या बोला, डेल इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल एक्स, की डेल हमेशा ही एक्स की सारी वैल्यू पे 0 हो जाएगा, तो ये भी गलत है भैया। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर देखो डेल इक्वल टू 1 पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा चलो अगर मैं थोड़ा सा और चलूँ तो ओमेगा स्क्वायर पे भी 0 हो जाएगा, वो अगर अपन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे भी चलेंगे तो, लेकिन उसके अलावा तो 0 नहीं हो रहा ना।
अगर आप 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो तो कहाँ 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी नॉन करेक्ट हो गया। फिर इसने क्या बोला कि अगर x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1 देन डेल इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल, कि अगर x को फ्रीज कर दिया जाए, है ना, क्यूब रूट ऑफ 1 अगर मैं रख दूं तो फिर डेल 0 हो जाएगा, तो ये डेल इक्वल टू 0 हो रहा है, तो ये भी ट्रू है। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, जल्दबाजी में बच्चे सी और डी टिक करके आए, लेकिन होना क्या चाहिए, ए और बी। क्यों, क्योंकि आपसे पूछा था नॉट ट्रू, इनमें से कौन से ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन ए एंड बी वुड बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए अगले पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर पीरियोडिक। तो ये पहला ऑप्शन तो वैसे ही ट्रू हो गया देखते ही देखते, क्यों, क्योंकि पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक एक पीरियोडिक फंक्शन ही होता है, ठीक है। और अगर अपन इसमें एक रूल और लगाना चाहें तो हमें पता था कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f1x और दूसरा फंक्शन है f2x, अगर f1x और f2x जुड़ रहे हैं और अगर पहले वाले का पीरियड है p1 और दूसरे वाले का पीरियड है लेट्स सपोज p2, तो अगर मैं p1 अपॉन p2 करता हूं और वो अगर एक मेरे पास रैशनल नंबर आ जाता है तो इसका मतलब वो पीरियोडिक होता है। तो अगर यहाँ पर इस रूल को भी अप्लाई करें तो यहाँ पर 2 है साइन एक्स का पीरियड, कॉस एक्स का पीरियड भी 2 है, तो इसका मतलब इसका जो रेशो आ रहा है वो रैशनल नंबर आ रहा है, इसका मतलब यस दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। 10x पीरियोडिक होता है, ग्राफ से पता ही है। अच्छा x इंटू साइन एक्स, तो भैया ये पॉलिनोमियल जो है ये साइन एक्स से प्रोडक्ट हो गया पीरियोडिक से, तो ये तो हो ही नहीं सकता पीरियोडिक, क्योंकि x अलग रेंज में बढ़ेगा और साइन एक्स अलग रेंज में बढ़ेगा, तो ये तो खत्म ही हो गया। और साइन एक्स और रूट 2x, तो चलो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 साइन रूट 2x का पीरियड कितना होगा, तो वो होगा 2 अपॉन रूट 2, तो बेसिकली ये हो जाएगा रूट 2 अपॉन रूट 2 और इसका अगर मैं रेशो निकाल रहा हूँ तो ये तो रैशनल लाइन ही रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो गया। तो ऑप्शन ए एंड बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शंस। आसान क्वेश्चन था। इस पेपर में अगर एक बहुत अच्छी बात अगर आप देखोगे ना, तो जो मल्टीपल करेक्ट सबसे खतरनाक आते हैं वो इस पेपर में सबसे आसान आए। अगला क्वेश्चन तो कुछ बच्चों ने पेन भी नहीं चलाया होगा, देखते ही बोल दिया होगा कि जब नंबर और उसका रेसिप्रोकल आपका 2 होता है तो इसका मतलब नंबर तो 1 हो ही गया ना, और अगर x 1 हो गया तो ये ऑप्शन सी ट्रू हो गया। x 1 यहाँ पर भी रख दो तो 1 क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 क्यूब ये भी ट्रू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी ट्रू, और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, सारे एक्सप्रेशन में रख डालो 1 रख दोगे तो सभी वैल्यूज 2 2 2 और ये ऑप्शन सी 1 आ जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन मतलब देखा जाए तो फ्री में नंबर दिए तुम्हें। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर नॉट कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं वो तो होती है कन्वर्जेंट, और जिसकी वैल्यू ही फाइंड नहीं कर सकते हैं वो होती है नॉन कन्वर्जेंट। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, वैसे तो इसके ग्राफ वगैरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन नंबर ए ने क्या बोला कि n की वैल्यू 1 रखो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1, n की वैल्यू 2 रखो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाओ। तो तुम तो इस पूरी सीरीज को देखो ही मत, तुम तो सिर्फ इस 1 को देखो कि अगर मैं पीछे वाले टर्म को थोड़ा सा इग्नोर भी मार दूं तो भी ये पहली टर्म 1 1 1 1 1 1 को अगर मैं इन्फाइनाइट टाइम जोड़ता हूं तो ये तो इन्फाइनाइट हो गए। अगर ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट इन्फाइनाइट की तरफ जा रही तो इसका मतलब ये तो कन्वर्जेंट है ही नहीं, इसको निकाल ही नहीं सकते अपन इसकी वैल्यू को। क्यों, क्योंकि अगर 1 1 1 1 1 इन्फिनिटी टाइम जुड़ रहे हैं, हमारे को तो क्या बोला है, हमारे को तो बोला है कि भैया नॉन कन्वर्जेंट मतलब जिसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, तो यस पहले वाले की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है, सो ये ऑप्शन नॉन कन्वर्जेंट है। अब दूसरे वाले को देखो तो ये भी इसी अप्रोच से हो जाएगा कि ये 3 देखो, दूसरी टर्म को तो इग्नोर मार दो चलो एक बार के लिए, तो 3 3 3 3 3 इन्फिनिटी टाइम तक जुड़ रहा है, और 3 3 3 अगर इन्फिनिटी टाइम तक जुड़ रहा है तो नॉन कन्वर्जेंट, वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। लास्ट वाले को देखो ऑप्शन डी को, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था कि 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस 3 और उसकी वैल्यू निकल के आई थी अपने पास 11/18, तो अगर मैं इसको भी ऐसे ब्रेक करूंगा तो ये 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 की फॉर्म में बन जाएगा, तो यहां पर भी इसको भी निकाला जा सकता है, इसकी भी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन डी तो हो गया कन्वर्जेंट, इसको तो निकाला जा सकता है, हम निकालते हैं इस तरह क्वेश्चन। अब आते हैं n की पावर 1 अपॉन एन पे, तो ये भी पहले और दूसरे ऑप्शन की तरह हो जाएगा कि अगर मैं 1 की पावर 1 रखूंगा तो भी वो 1 है, अगर मैं 1 की पावर मतलब अगला n की वैल्यू 2 रखता हूं तो 2 की पावर 1/2 तो ये भी ग्रेटर देन 1 है, अगर मैं 3 की पावर 1/3 रखूंगा तो ये भी ग्रेटर देन 1 है, तो ये तो जितने भी नंबर्स आएंगे आगे ये सारे 1 से बड़े होंगे। तो इन शॉर्ट आप 1 1 1 1 को भी अगर इन्फिनिटी टाइम जोड़ते हो तो भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नॉन कन्वर्जेंट हो गई। ऑल्दो इसको ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते थे कि अगर इसका आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ग्राफ देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का आता है,
और अगर इस तरह का ग्राफ आता है तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू ही टेंस टू 1 होती है। तो जब ये 1 1 1 1 इन्फिनिटी टाइम जुड़ रहे हैं और ये ऊपर 1 से भी बड़े बड़े आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कन्वर्जेंट होने के लिए। तो इसमें कन्वर्जेंट तो है ऑप्शन डी, बट हमारे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है और सी भी ट्रू है, तीनों की तीनों नॉन कन्वर्जेंट है। तो बच्चों ये था हमारा NACA 2025 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको ऐसा लगता है कि सर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता था, तो दो तरीके हैं, या तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो, या फिर एक काम करो, वीडियो को वापस से रिवाइंड कर लो। जैसे आप उसको पीछे घुमा के और वापस से देखोगे तो आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई होगी, जो स्टेप समझ में नहीं आई होगी, वो भी समझ में आ जाएगी। और बेटर अप्रोच बता रहा हूँ, कुछ स्टेप्स अगर मैंने खाई है तो पेन और पेपर लो, वीडियो को पोस्ट करो और अपने आप से करने की कोशिश करो। राइट, चलिए, थैंक यू।